एक औरत ने बस दीवार पर लिखे शब्दों को देखा और अगले ही पल बेहोश हो गई। ये देखकर उसके भाई, जो एक पुलिस अधिकारी है, को शक हुआ। पहले की जांच में ये पाया गया कि कुछ मृतकों के शरीर पर रहस्यमय कोड एक हिप्नोटिस्ट झाओ जुए की ओर इशारा कर रहे थे। जब पुलिस प्रमुख ने उन नंबरों को देखा तो उनकी प्रतिक्रिया ने भी पुलिस अधिकारी को कुछ असामान्य महसूस कराया। अंततः प्रमुख ने सच्चाई बताई कि यह चित्र भी झाओ जुए का ही काम था। झाओ जुए पहले पुलिस टीम का एक होनहार सदस्य था, लेकिन उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के सिद्धांतों को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ा। इसलिए उसने हिप्नोटिज्म का उपयोग करके उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो उसका मजाक उड़ाते थे। पुलिस अधिकारी की बहन भी उन्हीं पीड़ितों में से एक थी। प्रमुख ने ये चित्र अपने कार्यालय में इसलिए लगाया था ताकि वह हमेशा सतर्क रहे। इसके बाद प्रमुख ने 2 लोगों को झाओ जुए के गुप्त जेल में ले जाया। पुलिस ने वहाँ कई सुरक्षा उपाय किए थे ताकि झाओ जुए अपनी आवाज से गार्ड्स को हिप्नोटाइज न कर सके। उसके गले में एक उन्नत उपकरण लगाया गया था जो अगर वो सिग्नल के दायरे से बाहर जाता तो 100 सेकंड बाद स्वतः विस्फोट कर जाता। लेकिन वो 20 साल से वहाँ बंद था और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो आपके सीरियल मर्डर केस में कैसे शामिल हो सकता है। उसे फांसी नहीं दी गई थी क्योंकि एक मानसिक रिपोर्ट ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया था। शायद उसने बहुत से लोगों को हिप्नोटाइज किया था जिससे उसकी खुद की मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो गई थी। लेकिन डॉक्टर जान ने तुरंत देख लिया कि झाओ जुए पागल होने का नाटक कर रहा था। जमीन पर बना चित्र बहुत ही बारीकी से बनाया गया था जो एक सामान्य पागल व्यक्ति नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस रिपोर्ट को जारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलिंग केस का संदिग्ध प्रोफेसर शू था। जब पुलिस ने प्रोफेसर शू को फिर से खोजा तो वो अपने कार्यालय में मरा हुआ पाया गया। हत्या का हथियार वही टूटा हुआ कांच था। कंप्यूटर पर पुलिस नेटवर्क की निगरानी चल रही थी जिससे हत्यारे को उनके हर कदम की जानकारी थी। जब वे लोग अभी भी घटनास्थल की जांच कर रहे थे, डॉक्टर जान पहले ही जेल के बाहर पहुंच चुके थे। उन्होंने कंप्यूटर पर कुछ किया और झाओ जुए का उपकरण सिग्नल खो बैठा, जिसका मतलब था कि वो जल्द ही विस्फोट कर जाएगा। लेकिन झाओ जुए बिल्कुल भी चिंतित नहीं था और दरवाजे की ओर बढ़ गया। एक अन्य गार्ड ने बस मॉनिटर पर शब्दों को देखा और तुरंत अपनी चेतना खो दी। फिर वह अनजाने में अपने साथी की ओर बढ़ा। गार्ड ने उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर चाबी से दरवाजा खोल दिया। झाओ जुए बाहर आया और बस एक वाक्य कहा। शायद गार्ड की आवाज बहुत धीमी थी, इसलिए उसने मशीन के पास जाकर फिर से कहा। अगले ही पल बिजली की मरम्मत कर रहे गार्ड ने भी अपनी चेतना खो दी और जेल की पूरी बिजली बंद कर दी। झाओ जुए गार्ड के नेतृत्व में जेल से बाहर निकल गया। रास्ते में 2 और गार्ड मिले, लेकिन झाओ जुए ने बस एक इशारे से उन्हें अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने एक स्नैप किया और गार्ड ने अपने 2 साथियों को गोली मार दी। अंत में उसने अपनी बंदूक खुद पर तान ली और झाओ जुए आसानी से जेल से बाहर निकल गया। डॉक्टर जान भी मनोविज्ञान के विशेषज्ञ थे, लेकिन वो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि झाओ जुए ने ये कैसे किया। तुमने गार्ड से क्या कहा? मुझे बताओ कि तुमने उन्हें हत्या के लिए कैसे नियंत्रित किया। झाओ जुए, तुम बहुत घमंडी मत बनो। तुम्हारी जान अभी भी मेरे हाथ में है। लेकिन झाओ जुए ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर जान ने आखिरी पल में सिग्नल कनेक्टर को दबाया। 4 दिन बाद पुलिस ने देखा कि जेल में पहले से ही लाशों का ढेर लगा हुआ था। डॉक्टर जान ने नेतृत्व किया। माँ जेल में आई और जैसे ही वो बड़े पैमाने के चित्र पर पहुंची, उनका मन अचानक से विचलित हो गया। दीवार पर एक विशाल आंख दिखाई दी, जिससे उन्हें लगा कि उनकी आत्मा उसमें खींच जाएगी। फिर आंख और जमीन पर बने चित्र से कई खून से सने हाथ निकले, जो उन्हें गहरे अंधेरे में खींचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन हिल भी नहीं सकी। शुक्र है कि सफेद टीम ने समय पर उनकी स्थिति को समझा और उन्हें भ्रम से बाहर निकाला। डॉक्टर ने दोनों को हालात समझाए और बताया कि उन्होंने झाओ जुए के भागने का रहस्य समझ लिया है। जमीन पर का बड़ा पैमाना एक धोखा था, असली रहस्य दीवार पर बने चित्रों में था। फिर उन्होंने दीवार पर सफेद पाउडर छिड़का और एक विशाल आंख प्रकट हुई। झाओ जुए की सम्मोहन विधि शायद पहले से ही विकसित हो चुकी थी। उसने अब पहले की तरह मानसिक संकेतों पर निर्भर नहीं किया, बल्कि इसे एक शर्तीय प्रतिक्रिया में बदल दिया। सरल शब्दों में, जैसे कोई आपको मुक्का मारे तो आप स्वाभाविक रूप से बचाव करेंगे। ये मानव की आत्मरक्षा के तहत उत्पन्न शर्तीय प्रतिक्रिया है। इस विधि की सबसे भयानक बात यह है कि आप इसे मना नहीं कर सकते। झाओ जुए के सम्मोहन को तोड़ने के लिए आपको उसके दिए गए निर्देशों को जानना होगा, लेकिन सबसे पहले जेल के सभी गार्ड्स को अलग करना होगा, नहीं तो 20 साल पहले की गलती दोहराई जाएगी। डॉक्टर का मानना है कि झाओ जुए की क्षमता के साथ वो कभी भी जेल से बाहर निकल सकता है। उसे 20 साल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर कोई उसे ढूंढ रहा है, लेकिन जो भी हो, वो और झाओ जुए साथी नहीं है। तभी डॉक्टर को एक फोन आया, जिसमें उन्हें झाओ जुए के पुराने गुप्त दस्तावेज लाने के लिए कहा गया। माथे पर जाकर झाओ जुए के साथ सौदा करने के लिए कहा गया। शर्त ये थी कि वह अकेले ही जाए। उन गुप्त दस्तावेजों में झाओ जुए के मानसिक संकेतों से हत्या करने के तरीके थे। पुलिस इस तरह की जानकारी को लीक नहीं होने दे सकती। डॉक्टर ने जाने से पहले एक पत्र भी लिखा। जहाज पर पहुंचने पर उन्होंने झाओ जुए को बंधा हुआ पाया। तभी डॉक्टर भी जहाज के केबिन से बाहर आए और उनके हाथ में एक चाकू था। ये देखकर झाओ जुए ने शरारती ढंग से ताली बजाई। डॉक्टर जानते थे कि वह भी केवल एक मोहरा है, इसलिए उन्होंने सीधे कहा कि प्रोफेसर को पहले ही मार दिया गया है। लेकिन डॉक्टर पहले से ही गंभीर रूप से ब्रेन वॉश हो चुके थे और दावा किया कि यह सब भगवान के निर्देश है। आगे भगवान उच्च मानसिक नियंत्रण तकनीक से एक परफेक्ट दुनिया बनाएंगे।
डॉक्टर जैसे सभी लोग अंततः साफ हो जाएंगे। ये कहकर उन्होंने डॉक्टर के सीने में चाकू भोंकने की कोशिश की। बिजली की तेजी से सफेद टीम ने उड़ते हुए एक किक मारी और डॉक्टर को दूर फेंक दिया, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। डॉक्टर की एक जोरदार आवाज के साथ फाइल रूम के मैनेजर ओल्डसन भी बाहर आ गए। असल में डॉक्टर पहले से ही समझ गए थे कि ओल्डसन ही असली मास्टरमाइंड है। पिछली बार जब सफेद टीम ने गलती से उनकी शतरंज की बिसात गिरा दी थी तो ओल्डसन ने उसे ठीक करने के लिए दौड़ लगाई थी। डॉक्टर के मन में संदेह का बीज तभी बोया गया था। बाद में जब वो फाइल रूम में वापस गए और शतरंज की बिसात को हटाया तो उन्होंने देखा कि बीच का स्थान साफ था। बटन दबाने पर पता चला कि पुलिस की निगरानी करने वाला असली व्यक्ति ओल्डसन ही था। अंततः ओल्डसन ने सच बताया कि वो पुलिस वाला जो आत्महत्या कर चुका था उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन जाओ जुए इस राक्षस ने मनोविज्ञान के प्रभाव को साबित करने के लिए उसे सम्मोहित कर आत्महत्या करवा दी। जाओ जुए को फांसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रोफेसर और डॉक्टर इन दो मूर्खों ने एक मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने समाज में डर फैलने के डर से यह स्वीकार नहीं किया कि उनका भाई बहादुरी से शहीद हुआ था। अब उसकी कहानी पहले ही सामने आ चुकी है। दुनिया ने भुला दिया, पर अच्छे भाई होने के नाते उसे न्याय दिलाना होगा। समुद्र की मौत के लिए तुम सब जिम्मेदार हो। तुम्हारी टीवी की मौत की बात मत करो। जैसे ही दोनों की मौत हुई यह मामला भी खत्म हो गया। डॉक्टर ने भी बूढ़े सुनील की बातों से निष्कर्ष निकाला कि जाओ जुए का आदेश था एंजल, लेकिन इस समय जाओ जुए ने फिर से वही प्रसिद्ध पदोन्नति की मुद्रा बनाई और एक जलता हुआ बोतल निकालकर बिना हिचकिचाए जमीन पर फेंक दिया और इस पूरे जहाज पर सब कुछ जलने और फटने वाला था। सफेद टीम और डॉक्टर तुरंत बाहर की ओर भागे। सौभाग्य से विस्फोट के क्षण में दोनों ने एक साथ समुद्र में छलांग लगाई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मौत से बचने वाले सिर्फ वे दो नहीं थे। जाओ जुए को भी मछुआरों ने बचा लिया। बहुत देर से छत पर लेटा हुआ 2 घंटे से बस सही मौके का इंतजार कर रहा था कि सामने वाले प्रोफेसर को मार सके, लेकिन सफेद टीम ने तुरंत प्रोफेसर के सिर पर लाल बिंदु को देख लिया, जिससे बगल में खड़ा आदमी बिना वजह गोली का शिकार हो गया। हत्यारा तुरंत अपना मनोबल ठीक कर अगला लक्ष्य खोजने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता सफेद टीम का एक सदस्य अचानक से स्नाइपर के दायरे में आ गया और पहले ही ट्रिगर दबा दिया। गोली ने निशाना साधते हुए हत्यारे की आंख में जा लगी। फिर सफेद टीम और डॉक्टर जान तुरंत सामने की छत पर पहुंचे और पाया कि हत्यारा मुश्किल से 20 साल का था। बिल्कुल भी पेशेवर हत्यारे जैसा नहीं दिखता था। तभी सीढ़ियों में अचानक से आवाज आई तो दोनों तुरंत छिप गए और जैसे ही काला साया पास आया सफेद टीम ने तुरंत हमला कर दिया। नहीं नहीं, गोली मत चलाओ, मैं पुलिस वाला हूँ। एक ही वार में गिरा दिया। क्या तुम इतने कमजोर पुलिस वाले हो? अभी अभी एक को मार दिया, अब ऐसा मत करो। जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो और किसी को मत मारो। जब तक डॉक्टर जान ने पुलिस का बैज नहीं दिखाया तब तक गलतफहमी बनी रही। इस छोटे पुलिस वाले का नाम बाईची था, लेकिन इस समय दोनों को नहीं पता था कि यह थोड़ा डरपोक पुलिस वाला भविष्य में बहुत मददगार साबित होगा। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद बॉस ने जांच के जरिए पाया कि हत्यारे का नाम ची ले था, जो एक ड्रग्स का छात्र था। उसके पास की बैरट ने इस महीने 3 लोगों को मार दिया था। इस गंभीर मामले ने सभी को हैरान कर दिया। सफेद टीम ने ची लेई के सामाजिक संबंधों की जांच करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने ची लेई के कॉलेज के क्लास टीचर से संपर्क किया, जिसने बताया कि ची लेई को गंभीर नींद में चलने की बीमारी थी। वो अक्सर आधी रात को उठकर अपने रूममेट्स पर हमला करता था और गंभीर मामलों में आग भी लगा देता था। एक बार तो उसने अपने नीचे के बिस्तर वाले साथी को लगभग दम घोट दिया था। बाद में जब कोई उपाय नहीं बचा तो वो बाहर चला गया। फिर दोनों ने शिक्षक द्वारा दिए गए पते पर जाकर ची लेई के घर का दरवाजा तोड़ा और देखा कि पूरा कमरा बिखरा हुआ था। तभी ची लेई की बहन भी वहां आ गई। जब सफेद टीम ने पुलिस का बैज दिखाया तो ची लेई डर के मारे अपने हाथ से चीजें गिरा बैठा। हालांकि वो इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफेद टीम ने तुरंत देख लिया कि वो एक सज्जन व्यक्ति है, लेकिन यह उनकी जांच का मुख्य बिंदु नहीं था। इसलिए उन्होंने सीधे ची लेई के बारे में पूछताछ की, लेकिन बहन ने कहा कि उसे नहीं पता था कि उसका भाई ऐसा करेगा। वो केवल इतना जानती थी कि उसका भाई एक बैंड में था। जब उसे पता चला कि उसका भाई सफेद टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है तो वह पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन फिर तुरंत टूट गई। वो चिल्लाई कि उसका भाई केवल गंभीर नींद में चलने की बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर जान ने चारों ओर के अंधेरे और दबावपूर्ण माहौल को देखते हुए तुरंत पूछा कि क्या ची लेई के भाई का हाल ही में कोई असामान्य व्यवहार था। ची लेई ने सुनते ही रोना बंद कर दिया। उसके जवाब के अनुसार उसका भाई हर बार जागने पर नहीं जानता था कि उसने अभी अभी क्या किया है। उसके दिमाग में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती थी जो उसे हत्या करने के लिए कहती थी। केवल ऐसा करने से ही वो अपने अंदर के दबाव को छोड़ सकता था। अपने अंदर की गहरी इच्छाओं को दबाने के लिए वो हर बार जागने पर दीवार पर लिखे शब्दों को मिटा देता था, लेकिन अगले दिन दीवार पर वही शब्द फिर से दिखाई देते थे। ये सुनकर डॉक्टर जान ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि ची लेई को कोई नींद में चलने की बीमारी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रकार की व्यक्तित्व विभाजन की समस्या थी। यह ऐसा था जैसे दो लोग एक ही शरीर का उपयोग कर रहे हों। पिछली रात का हत्यारा उसका दूसरा व्यक्तित्व था। अंत में दोनों ने ची लेई के कंप्यूटर को पुलिस स्टेशन ले जाकर तकनीशियन से उसे हैक करवाया। उसमें एक बहुत ही अजीब ईमेल मिला जिसकी तारीख उसी दिन की थी जब हत्या हुई थी। ईमेल भेजने वाले का नाम हत्यारा प्रशिक्षण शिविर था। डॉक्टर जान का मानना था कि ची लेई निश्चित रूप से इस संगठन के नियंत्रण में था। इसके अलावा महिला पुलिस ने 4 हत्या स्थलों का दौरा किया और पाया कि ची लेई की हर बार की शूटिंग की दूरी 50 मीटर से कम थी। ये पूरी तरह से एक नौसिखिए का काम था, लेकिन घटनास्थल की वास्तविक स्थिति को देखते हुए छवि कोण या सटीकता की गणना में ची लेई ने बहुत पेशेवर प्रदर्शन किया। इसलिए सफेद टीम ने सोचा कि ची लेई अक्सर एक सीमित दूरी वाली जगह पर अभ्यास करता है। इस सुराग के आधार पर तकनीशियन ने जल्दी से पता लगाया कि ची लेई गुआंग लॉन्ग शूटिंग क्लब का सदस्य है। इसके पीछे का मालिक पांग समूह का पांग यूझान है। डॉक्टर ने सुना और तुरंत शूटिंग के दिन की घटना को याद किया। वह भी उस दिन प्रोफेसर के मनोविज्ञान व्याख्यान में उपस्थित था। एक व्यापारी मनोविज्ञान सुनने क्यों जाएगा? ये कुछ अजीब था। इसलिए सफेद टीम ने महिला पुलिस को इस शूटिंग क्लब की अच्छी तरह से जांच करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, एक और आदमी जिसके चेहरे पर 18 निशान थे को भी वही ईमेल मिला। रात में जब सफेद टीम घर पर खाना खा रही थी तो उसने पाया कि यह मूर्ख उसका चचेरा भाई था।
इस वाक्य ने डॉक्टर को तुरंत महसूस कराया कि मूर्ख शायद संख्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। परीक्षण के बाद पता चला कि उसका IQ आइंस्टीन से भी ज्यादा है। तभी सफेद टीम को मुख्यालय से फोन आया। दरअसल दोपहर में जब पुलिस ची लेई की निगरानी कर रही थी तो उन्होंने देखा कि वह ड्रग्स खरीद रहा था, लेकिन इससे पहले कि वे उसे रोक पाते उन्होंने देखा कि उसके पीछे एक काले कपड़े पहने आदमी ने चाकू से हमला कर दिया। सौभाग्य से समय पर पहुंचकर उन्होंने ची लेई को पुलिस स्टेशन ले गए। हाल ही में उस क्षेत्र में अक्सर लोग सफेद लोगों पर हमला करते हैं। पुलिस को लगता है कि ची लेई शायद संयोग से फंस गया, लेकिन मूर्ख ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि यह संयोग नहीं हो सकता। क्यों? 1 महीने के उदाहरण के लिए आज आप किसी को खोजने की संभावना 30 में से 1 है। एक विश्वविद्यालय में कम से कम 10,000 छात्र होते हैं, उसे खोजने की संभावना 10,000 में से 1 है। इसके अलावा आज रात बाहर जाने की उसकी संभावना 30 में से 1 है, सीमित रूप से करीब। इसका मतलब है कि ची लेई पर हमला शायद उसके भाई के मामले से जुड़ा हो सकता है। इस समय केप वाला आदमी नाइट क्लब में पहुंच चुका था। मंच पर नाचती लड़कियों को देखकर उसके पास एक और खुद प्रकट हुआ, उसे याद दिलाते हुए कि वह एक महान काम कर रहा है। मंच पर उन पापी आत्माओं को केवल उसके शरीर पर बम और पेट्रोल से ही पूरी तरह से जागरूक किया जा सकता है। जल्द ही पुलिस को रिपोर्ट मिली कि केप वाले आदमी ने सभी महिलाओं को एक साथ बांध दिया और उन पर पेट्रोल डाल दिया। इस तरह पुलिस की बचाव योजना को अंजाम देना बहुत मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने अकेले जाकर उससे बातचीत करने का फैसला किया। आने से पहले उन्होंने पता लगाया था कि केप वाले आदमी का नाम यांग फेंग है। उसकी मां ने गर्भावस्था के दौरान ड्रग्स का सेवन किया था, जिससे उसके चेहरे पर निशान रह गए। तुम्हारे हाथ इतने काम रहे हैं, क्या ये ड्रग्स का असर है? तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ नहीं दिया सिवाय ड्रग्स के। मैं नहीं कहता, तुम फिर से कहते हो। क्या तुम जानते हो कि किसने तुम्हारी मां को ये दिया? वो व्यक्ति कौन है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है कि ड्रग्स तुम्हारी मां को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए मैंने उसे विशेष रूप से छोड़ दिया। लेकिन तुम्हें पता है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर की लगातार बातों से यांग फेंग ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। वो रिमोट कंट्रोल लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफेद टीम ने सही समय पर उसे काबू में कर लिया। पूछताछ कक्ष में यांग फेंग फिर से उस कमजोर लड़के में बदल गया, पुलिस से खुद को छोड़ने की भीख मांगते हुए, और कहता है कि वो कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कहने का मतलब है निश्चित मौत। फू ताए ताए, ये बेकार का कचरा, मैं पीछा करता हूँ। शैतान ने तभी यांग फेंग के शय को अपने कब्ज में ले लिया और खुद को ताना मारने लगा। भले हाई उसने किसी को मार दिया हो, लेकिन पुलिस से क्या फर्क पड़ता है? जब किसी को नहीं मारा तो इससे खुद से क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने मुझे ताकत दी, जीने की हिम्मत दी। मैं एक शैतान का बेटा हूँ। मैंने अभी अभी उसका मजाक उड़ाया। तुमने क्यों कहा कि वो शैतान है? तुरंत मुझे समझ आया कि मैंने गलत बात कह दी थी और तुरंत अपना शय यांग फेंग को वापस दे दिया। और डरपोक यांग फेंग हमेशा की तरह पुलिस से माफी मांगता रहा। इस बार की पूछताछ से कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये साबित करने के लिए काफी था कि डॉक्टर जान का अंदाजा सही था। कुनी ट्रेनिंग कैंप के शिकार सिर्फ एक या दो नहीं है। ऐप सिर्फ यांग फेंग और ची लेई के बीच के संबंध से हाई शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि दोनों जिनमिंग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। टेक्नीशियन ने तुरंत यूनिवर्सिटी के कैंपस नेटवर्क को हैक कर लिया और पता चला कि एक अक्सर इन दोनों की जानकारी देखता है, और ये आईडी कोई और नहीं बल्कि वही है जिससे व्हाइट टीम ने सबसे पहले संपर्क किया था। क्लास टीचर व्हाइट टीम ने तुरंत किसी को उस पर नजर रखने भेजा। पुलिस ने देखा कि वो वॉशरूम में गया और वापस नहीं आया। जब कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो तुरंत अंदर GHUS गए और देखा कि क्लास टीचर मुंह से JHAG निकलते हुए वॉशरूम में मर चुका था। उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें कुछ था। ये सुराग पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसे में सिर्फ डिजाइन क्लब में किसी को भेजकर जानकारी इकट्ठा की जा सकती थी। पुलिस जब अंदर गए तो उन्होंने बहुत सारी अजीब चीजें देखी। पता चला कि ओनर चाहता था कि यहाँ के मेंबर्स को सबसे अच्छा डिजाइन अनुभव आए, इसलिए यहाँ सब कुछ असली बंदूकों से प्रैक्टिस होती थी और असली गोली का इस्तेमाल होता था। डिजाइन टारगेट्स भी आम टारगेट्स नहीं था, बल्कि सब कुछ रियलिस्टिक डॉल्स में बदल दिया गया था।